नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बीसहीन नागराज। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। हमको क्षमा कर देना नागराज, देवकालजयी ने तुमको साफ देकर तुमसे अपना सारा विष वापस ले लिया है। तुम्हारे शापित होने के कारण अब हम तुम्हारे शरीर में वास करने में असमर्थ हैं, क्योंकि अब तुम हो गए हो विषहीन नागराज। जो लोग समाज की भलाई के लिए दिल से काम करते हैं, उनकी सहायता करने के लिए भगवान किसी न किसी को भेजते ही रहते हैं। महानगर स्थित स्नेक पार्क के डायरेक्टर डॉक्टर करुणाकरण के ऑफिस में भी। आइए मैडम, कहिए आप मुझसे किस सिलसिले में मिलना चाहती हैं? डॉक्टर करुणाकरण, आप जैसे महापुरुष के दर्शन करना ही एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन ऐसे खाली हाथ आपसे मिलना मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैं आपके स्नेक पार्क के लिए ये 10 लाख रुपए की सहायता लेकर आई हूँ। ओह, धन्यवाद मैडम। हमारा स्नेक पार्क ऐसी हर सहायता को खुशी से स्वीकार करता है, पर इतनी बड़ी रकम आज तक हमको सहायता के रूप में नहीं मिली। आपको जरूर सांपों से बहुत लगाव होगा। सांपों से मुझे नफरत है। मेरे पति एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उनकी मौत सांप के काटने से हुई थी, क्योंकि उनको समय पर एंटी वेनम सीरम नहीं मिल पाया था। इसलिए आप यहाँ पर जहर रोधी दवाई बनाकर जनता की जो सेवा कर रहे हैं, उसके लिए मैं अपना छोटा सा योगदान दे रही हूँ। आप चिंता ना करें मैडम, अब कम से कम दवाई की कमी से कोई सांप काटे का मरीज नहीं मरेगा, क्योंकि अब नागराज की मेहरबानी से हमारे पास दवा का स्टॉक भरा हुआ है। पहले जितनी दवा 100 कोबरा सांपों के विष से बन पाती थी, अब वो नागराज की विष की आधी बूंद से बन जाती है। नागराज के विष से बना एंटीवेनम सीरम हमारे पास बहुत मात्रा में है, लेकिन हमारे पास बहुत कमी है पैसों की। हम तुम्हारा पीछा बड़ी दूर से करते आ रहे हैं मैडम, लेकिन पैसे छीनने का मौका अभी मिला है। लाओ ब्रीफकेस हमको दे दो डायरेक्टर साहब। नहीं, ये पैसा तुम जैसे गुंडों के लिए नहीं है। खबरदार, जो इस पैसे को हाथ भी लगाया, भाग जाओ। अरे हट, वरना 1 सेकंड में तुझे विधवा से मरी हुई विधवा बना दूंगा। तड़ाक। मैडम, मैं आपको यहाँ से ले चलता हूँ मैडम, फिर वापस आकर इन गुंडों से निपटूंगा। लेकिन बॉडीगार्ड को वापस आने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर करुणाकरण खतरे की घंटी का बटन दबा चुके थे और स्नेक पार्क के गार्ड्स ऑफिस में आ गए थे। लेकिन उनके हथियार लुटेरों जितने अत्याधुनिक नहीं थे। टर 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 टर, क्योंकि गार्ड्स को कभी हथियारों की ज़रूरत पड़ती ही नहीं थी। मैडम और उनका बॉडीगार्ड भी अभी बाहर नहीं निकल पाए थे। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बाहर जाने का रास्ता तो उधर है। गोलियाँ चल रही है ना, हम यहाँ पर छुपे हुए हैं। घबराइए मत, ये जगह नागराज की निगरानी में है, वो जल्द ही आता होगा। आइए मैं आपको सुरक्षित बाहर पहुँचा दूँ। नागराज अभी तक स्नेक पार्क पहुँच ही नहीं पाया था, और गार्ड्स भी लुटेरों को भागने से रोक नहीं पाए थे। भागो, जल्दी भागो। कुछ ही सेकंड में लुटेरे स्नेक पार्क के बाहर पहुंच चुके थे। वे रहे दोनों जिन्होंने हमको ये 10 लाख रुपए लूटने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था। देखो कि हम अपराधी कितने ईमानदार होते हैं। चाहते तो हम ये पैसे लेकर भाग जाते, पर नहीं, हमको अपना ईमानदारी से कमाया रोकड़ा चाहिए। ये पकड़ो अपना 10 लाख और हमारा मेहनताना 2 लाख निकालो फटाफट, वरना कहीं नागराज टपक पड़ा तो गड़बड़ हो जाएगी। सारा पैसा रख लो, ये तुम्हारा मेहनताना है। कमाल है, बड़े दिलदार हो सेठ। 2 लाख बोलकर 10 लाख देते हो। कमाल है, आपने उनको पूरे 10 के 10 लाख क्यों दे दिए? उन 10 लाख रुपयों की कीमत एक फूटी कौड़ी जितनी भी नहीं है विषंधर, क्योंकि वे सब नगीना के माया जाल से बने हुए पैसे हैं। नगीना ने ही पैसे दान में दिए और खुद ही लुटवा भी दिए। पर क्यों? कोई गहरा षड्यंत्र रचा जा रहा था। लेकिन नागराज को फिलहाल इस षड्यंत्र की कोई खबर नहीं थी। रुक जाओ नागराज, आखिर ये आ ही पहुंचा। भागो, रुकना मत, 10 लाख का सवाल है।
अरे, ये दोनों तो मेरे चेतावनी देने पर भी रुक नहीं रहे हैं। इनका पीछा करके इनको रोकना पड़ेगा। तुम इन गटर के कीड़ों के पीछे बेकार क्यों दौड़ोगे नागराज? इसको तो मैं रोकता हूँ। शीतनाग कुमार के फन से शीत किरणें निकलकर सड़क पर बर्फ की परत जमाती चली गई और लुटेरे उस पर अपना संतुलन कायम नहीं रख पाए। लुटेरों ने नागराज से बचने की एक आखिरी कोशिश तो जरूर की, तर 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 फूं, लेकिन कोशिश नाकाम रही। हर अपराधी जानता है कि स्नेक पार्क जैसी सामाजिक भलाई करने वाली संस्थाएं नागराज की खास निगरानी में है। फिर भी तुमने ऐसी जगह पर लूटपाट करने की हिम्मत की। ये उसी दुस्साहस का दंड दे रहा हूं तुमको। बाकी की सजा तुमको अदालत देगी। लाओ, ब्रीफकेस और पैसे मेरे हवाले कर दो। तड़ाक! नहीं, ये पैसे मेरे बुढ़ापे के लिए हैं, मैं नहीं दूंगा। नहीं देगा तो अभी तेरे सारे दांत तोड़कर तुझे 1 मिनट में बुढ़ा बना दूंगा। इस खींचतान में ब्रीफकेस खुलकर जमीन पर आ गिरा, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, सिर्फ राख है। फिर पैसे कहाँ गए? इसी में तो थे पैसे। तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। बताओ, पैसे कहाँ पर छुपा कर आए हो तुम? पैसे इसी में थे। मेरा यकीन करो, मैंने अपनी आंखों से देखा था। हाँ हाँ, हमने भी देखा था। पैसे इसी में थे, पूरे 10 लाख। और तब से ये ब्रीफकेस हमारी नज़रों के सामने ही है। मुझे शुरू से सारी बात बताओ। हताशा लुटेरे सारी घटना को टेप रिकॉर्डर की तरह सुनाते चले गए। ओह, यानी जिसने तुमको ये सूचना दी कि स्नेक पार्क को 10 लाख का डोनेशन दिया जाएगा, उसकी शक्ल तुमने नहीं देखी? नहीं, हम बस इतना जानते हैं कि लवादे के अंदर से आने वाली आवाज़ किसी औरत की थी। ठीक है, अब चुपचाप पुलिस स्टेशन जाकर अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम्हारे ऐसा करते ही मेरे साथ तुमको छोड़ देंगे, वरना नहीं नहीं, हम सीधे पुलिस स्टेशन जाकर ही रुकेंगे। शायद डॉक्टर करुणाकरन मुझे डोनेशन देने वाले के बारे में कुछ बता सकें और इस रहस्यमय घटना का रहस्य खुल सके। लेकिन डॉक्टर करुणाकरन भी नागराज की कोई मदद नहीं कर सके। आई एम सॉरी नागराज, ना तो उस महिला ने मुझे कोई कार्ड दिया और ना ही मुझको अपना या अपने स्वर्गीय पति का नाम बताया। हमारी बात पूरी होने से पहले ही लुटेरे अंदर आ घुसे थे। एक बात दान देने वालों और दान लूटने का प्लान बनाने वालों में एक सी है। दान देने वाली भी एक औरत थी और लूटने वाली भी। शायद मैं बेवजह ही ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। नागराज का शक जल्दी हकीकत में बदलने वाला था। आपकी योजना एकदम उत्तम है देवी, लेकिन बिल्ली की गली में घंटी कौन बांधेगा? मेरा मतलब, आपकी योजना को पूरा करने के लिए नागराज के सामने कौन जाएगा? बाचिल। ये बाचिल कौन है? आपकी सेवा करते हुए इतने दिन हो गए, लेकिन फिर भी मैंने कभी ये नाम तक नहीं सुना। नगीना के सेवकों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि उनको गिनते गिनते तुम्हारी सांसें खत्म हो जाएंगी, लेकिन उनकी गिनती खत्म नहीं होगी। देखना चाहते हो बाचिल को? बाचिल! ओह ओह, इतना भयंकर प्राणी जिसको देखकर ही मेरी सांसें रुकी जा रही है। उससे लड़कर नागराज का भला क्या हाल होगा? मर जाएगा नागराज। एक भयंकर मौत नागराज की तलाश में थी और नागराज षड्यंत्रकारियों तक पहुंचने वाले सबूतों की तलाश में था। इस बक्से में भरी राख तांत्रिक है, किसी महातांत्रिक के मायाजाल से बनी वस्तुओं की राख है ये। बस इससे ज़्यादा इस राख से और कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन किसी तांत्रिक का स्नेक पार्क से भला क्या संबंध हो सकता है? उसका संबंध चाहे कुछ ना रहा हो, लेकिन स्नेक पार्क से तुम्हारा संबंध अवश्य है नागराज। ये मत भूलो कि स्नेक पार्क के जरिए एक बार पहले भी तुम पर हमला करने की कोशिश हो चुकी है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस घटना से मुझे भला क्या नुकसान पहुंच सकता है? ओ, मैं बाद में आकर आपसे बात करूंगा वेदाचार्य। फिलहाल तो मुझे उस खतरे को देखने जाना है जिसके संकेत मेरे जासूस सर मुझे भेज रहे हैं। नागराज एक ऐसी भयंकर समस्या को जूझने जा रहा था जिसकी शक्तियों का उसे कतई आभास नहीं था।
महानगर के आकाश से आग बरस रही थी। बड़ा नीचे खड़ी भीड़ डर के मारे जड़ हो गई थी। चाहकर भी उनसे भागा नहीं जा रहा था। पैर मानो भारी हो गए थे। अब या तो उनको भगवान बचा सकता था या भगवान का भेजा कोई फरिश्ता। कड़ाम। ओह, धन्यवाद नागराज। नागराज आ गया। नागराज, मुझे तेरा ही इंतजार था। महानगर में आने वाला हर अजीबोगरीब विलेन ऐसे ही विध्वंस करके मुझको बुलाता है। इसलिए मैं महानगर में एक ऐसा ऑफिस खोलने की सोच रहा हूँ जहाँ पर कोई भी विलेन सीधे आकर मुझसे मिल सके। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज के बाद तुमसे मिलने वाला हर शख्स तुमसे तेरी समाधि पर आकर मिल लेगा। महानगरवासी तेरे मरने के बाद कम से कम तेरी समाधि तो बनवा ही देंगे। तुझ जैसे बिना वजह तबाही फैलाने वाले शैतान अगर खत्म हो जाएं तो मैं अपने आप ही समाधि ले लूं। काश वो दिन जल्दी आए। भीष्मवार था वो। पाचिल का शरीर बगैर पंख फैलाए ही हवा में उड़ गया। अब सिर्फ एक ही काम बचा है, विष फुंकार के प्रयोग से तुझे बेहोश करके वापस जमीन पर ला पटकना। फूं। मेरे परों के रहते ये संभव नहीं है। इनको जरा सा हिलाते ही ऐसा तूफान उठ खड़ा होगा कि तेरी फुंकार के साथ साथ ना जाने क्या क्या और हवा में उड़ जाएगा, तो खुद भी। ओह, इतना तेज बवंडर तो मैंने पहले कभी नहीं झेला। इतने तेज बवंडर में मैं इच्छाधारी कणों में बदलने का खतरा मोल नहीं ले सकता। इतनी तेज हवा में उड़ती ये टीन की चादरें मुझे काट कर रख देगी। जल्द ही इस बवंडर को रोकने का कोई तरीका ढूंढना होगा। वैसे तो ये काम इसके पंखों की हरकत को रोक कर किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल तो इसके पंखों तक पहुंचना ही मुश्किल है। या नहीं, मैं इसके पंखों को रोक सकता हूँ। हाँ, नागराज पोल को पकड़कर उतरता चला गया और कुछ ही पलों के बाद बाचिल के परों की हरकत एकाएक थम गई। अरे ये क्या? बाचिल के परों की हरकत को किसने रोका है? ये काम मेरी सरप्रसियों ने किया है बाचिल। तेरी आंधी से बचने के लिए एक ही स्थान था, जमीन के नीचे। मेरे सर्पों ने जमीन में फटाफट सुरंग खोद दी और जमीन के नीचे जाते ही मुझे तेरी आंधी से छुटकारा भी मिल गया और तुझ पर वार करने का मौका भी मिल गया। अब जब तक तू अपने आप को संभाल पाएगा, तड़ाक, तब तक तो सर्प बंधनों में जकड़ा जा चुका होगा। हालांकि तुम्हारे बड़े बड़े पंखों के कारण तुमको बांधने के लिए मुझे काफ़ी बड़ी संख्या में सांपों की रस्सियाँ छोड़नी पड़ेगी, लेकिन फिर भी तुमको कसकर बांधना तो ज़रूरी है। क्या यही तुम्हारा वो खतरनाक वार है नगीना, जो नागराज का अंत कर देगा? अरे ये तो इतनी कसकर सर्प बंधनों में बांधा गया है कि ये तड़प तक नहीं पा रहा है। अभी देखते रहो विशंधर, बाजिल को भेजने के पीछे मेरा जो खास मकसद है वो पूरा हो रहा है। बाजिल से निपटने के लिए नागराज अपने शरीर से सर्पों को भारी तादाद में बाहर निकाल रहा है और नागराज जितने ज़्यादा नाक छोड़ेगा उसको उतने ही ज़्यादा कमजोरी महसूस होगी और वो उतनी ही जल्दी मात खाएगा। लेकिन उसके नाग बंधन बाचिल को बांध कर नहीं रख पाएंगे। देखते जाओ बाचिल की गजब की शक्तियाँ। तो नाग रस्सियों की परतें मुझ पर चढ़ा चढ़ा कर थक गया होगा नागराज। अब आराम से बैठ और देख बाचिल की चाल। तेरे अंदर नाग बसते हैं ना, अब देख कि बाचिल के अंदर क्या बसता है। बाचिल का मुंह खुला और हे देव कालजयी, उसके मुंह के अंदर में बाजों की फौज निकल रही है और वे बाज उसके शरीर से सांपों को चुन चुन कर खा रहे हैं। बाचिल आज़ाद हो रहा है। बाचिल के साथ साथ जल्द ही मेरे बाज भी तुम्हारे सांपों को खाने के बाद आज़ाद हो जाएंगे और फिर ये तुमको नोच नोच कर खाएंगे। मुझे चोंच मारने के बाद भी ये जिंदा नहीं बचेंगे बाचिल। इनको जिंदा बचने के लिए इनके जिंदा बचने की मुझे परवाह नहीं है। मेरे शरीर में सैकड़ों ऐसे बाज बसते हैं, तो अपनी परवाह कर। तेरे खून के साथ साथ तेरा विष भी थोड़ा थोड़ा करके तेरे शरीर से बाहर बहता जा रहा है और तू कमज़ोर होता जा रहा है नागराज।
इन बाजों से मैं इच्छाधारी रूप में बदल कर बच सकता हूँ, लेकिन सिर्फ 3 पलों के लिए। उसके बाद तो ये बाज फिर से मुझे नोचने लगेंगे और कोई रास्ता नहीं है। इन बाजों से निपटने के लिए मुझको और सांप छोड़ने होंगे। सांपों की सेना बाजों की टोली से टकरा गई और बाजों की संख्या तो तेजी से कम होने लगी, लेकिन साथ ही साथ नागराज की शक्ति भी खत्म हो रही थी। बस यही वो मौका है बिसंधर, जिसके आने का हम इंतजार कर रहे थे। अब इस चीज़ का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है जिसके लिए हमको स्नेक पार्क वाला नाटक खेलना पड़ा था। इस गन में नागराज के विष से बनी वही विषनाशक दवा भरी है जो हमने तब चुरा ली थी जब स्नेक पार्क के सारे गार्ड्स हमारे द्वारा भेजे गए लुटेरों से निपटने में व्यस्त थे। अब जब नागराज के ही विष से बना विषनाशक सीरम नागराज के शरीर में पहुंचेगा, तब नागराज का विष तेजी से नष्ट होने लगेगा। एक एक करके नागराज के विष से बने 3 विषनाशक सीरम एक एक करके नागराज के विष से बने 3 विषनाशक सीरम के इंजेक्शन नागराज के शरीर में आ धंसे। नागराज के विष को एंटी सीरम तेजी से नष्ट करने लगे और नागराज को घुटने टेकने पर मजबूर हो जाना पड़ा। बस अपना काम हो गया बिसंधर। अब नागराज में इतनी भी ताकत नहीं बची है कि वो किसी नाग शक्ति का प्रयोग कर सके। अब बाचील इसको भयंकर मौत देगा। याद कर ले अपने भगवान को नागराज। तेरा भगवान तो देव कालजयी है ना, बुला उसको। अगर वो तुमको बचा सकता है तो बचा ले। बाचील के विशाल परों के किनारे एकाएक तलवार की धार की तरह चमक उठे और नागराज के शरीर पर गहरे गहरे घाव लगने लगे। खच! मजा आ गया। काश कि ये नागराज की गर्दन काट पाता, पर इसके सिर की रक्षा इसकी इच्छाधारी शक्ति करती है। पर कोई बात नहीं, एक बार इसके अंग कट गए तो भी नागराज खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके कटे अंग जुड़ नहीं सकते। ये मरे या ना मरे, पर नागराज जिएगा तो अपंग होकर। बाचील के धारदार परों का अगला वार नागराज का हाथ उसके शरीर से अलग कर देता, लेकिन वो वार बीच में ही रोक लिया गया। कौन? फेसलेस। नागराज ने तुम्हारे षड्यंत्र को एक मामूली सी बात समझा बाचील, लेकिन फेसलेस ने नहीं। मैं समझ गया था कि स्नेक पार्क के हादसे के बाद नागराज को ही निशाना बनाया जाएगा, इसलिए मैं समय रहते नागराज की मदद के लिए आ गया। पता नहीं मैं तुमसे जीत पाऊंगा या नहीं, पर तुझे उतनी देर के लिए उलझाए ज़रूर रखूंगा जितनी देर में नागराज अपने आप को संभाल ले। कहते हैं कि इंसानों के हर कार्यकलापों पर देवताओं की नज़र रहती है, और ये लड़ाई भी कोई अपवाद नहीं थी। देखो गरलगंट, सच्चाई की ताकत के आगे बुराई कभी नहीं टिक सकती। महाप्रभु की लीला ने सत्य को तुम्हारी बुराई के आगे हारने नहीं दिया। मेरी मानो तो अब तुम स्वयं भी बुराई फैलाने के काम से अवकाश ले लो और अपने भक्तों को भी यही सलाह दो। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है कालजयी, ये तो लड़ाई का अंत ही बताएगा कि बुराई जीतेगी या सच्चाई। क्या पता कल को तुम्हारा भक्त नागराज तुमको छोड़कर मेरी भक्ति करने लगे। मत भूलो कि जिस नागराज पर तुम इतना अभिमान कर रहे हो, वो एक जमाने में स्वयं नागमणि जैसे शैतान का गुलाम था। गलत कह रहे हो तुम गरलगंट। नागराज ने उस वक्त भी बेकसूरों के बजाय पापियों का नाश किया था। अगर ऐसा ना हुआ होता तो मैं उसके शरीर में अपना जहर कभी न रहने देता। अगर नागराज ने कभी भी मेरे विष की मदद से किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाया हो तो बताओ मुझे गरलगंट, मैं उसी पल नागराज से अपना विष वापस ले लूँगा। ठीक है, इतना उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। लड़ाई देखो और मुझको भी देखने दो। नगीना और बिसंधर भी फेसलेस के वहां पर पहुंच जाने से चकित भी थे और नाराज भी। ये कहां से आ टपका? अगर ये 1 मिनट और ना आता तो नागराज कट चुका होता। खैर, नागराज अभी भी संभल नहीं पाया है। उसके संभलने से पहले मैं फेसलेस को संभालती हूँ। फेसलेस ने बाचील को नागराज से दूर रखा हुआ था, तो मुझे तिलस्मी वारों से मार नहीं सकता, लेकिन मैं मौका मिलते ही तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। वो मौका तुझे नहीं मिलेगा बाचील।
बाजों की सबसे बड़ी शक्ति है हवा में उड़ पाना, और दूसरी शक्ति है अपने वजन से 10 गुना ज़्यादा वजन उठाकर भी हवा में बने रहना। अब देखना यह है कि जब तेरी ये दोनों शक्तियां ही आपस में टकराएगी तो तू क्या करेगा बाचिल? मेरी दोनों शक्तियां भला आपस में क्यों टकराएगी? लगता है तो मौत को अपने सामने देखकर पागल हो गया है, और तो मेरे पैरों पर तिलिस्म वार क्यों कर रहा है? अरे मेरा पैर भारी होते जा रहे हैं, इनको उठाकर हवा में बने रहना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। अब मैं तुझे ऐसे बंधनों में बांधूंगा जिससे छूटना तो दूर, तो अपने पंख तक नहीं फड़फड़ा पाएगा। ऐसा नहीं होगा फेसलेस, तो नागराज की मदद करके चीटिंग कर रहा है, तो हम भी बाजिल की मदद करके उसका जवाब देंगे। फेसलेस का तिलिस्मी वार बीच में ही टूट गया और बाचेल को फिर नागराज तक पहुंचने का मौका मिल गया। तो संभल रहा है नागराज, तेरे शरीर में विष फिर से बनने लगा है, लेकिन मैं तुझे संभलने से पहले ही तेरी सारी हड्डियां तोड़ डालूंगा। कड़ाक और फिर तुझे कुचल कुचल कर मार डालूंगा। कई हड्डियां टूट गई हैं, पर मुझ में थोड़ी सी शक्ति भी वापस आई है, लेकिन वो इससे निपटने के लिए काफ़ी नहीं है। काश मुझे कहीं से थोड़ा सा भी अपना विष मिल जाता। तो एक जगह है जहाँ से मुझे विष मिल सकता है। मुझे मानसिक संकेत भेजने होंगे। महानगर में फैले हुए अपने सैकड़ों जासूस सर्पों को बुलाना होगा। कुछ ही पलों के अंदर नागराज के सैकड़ों जासूस सर्प नागराज के आसपास उमड़ पड़े और नागराज के शरीर पर जगह जगह नागदंश लगने लगे। इन सर्पों के अंदर मेरा ही विष इन सर्पों के अंदर मेरा ही विष पनपता है, और अब वो विष इन सर्प दंशों के जरिए मेरे शरीर में पहुंच रहा है। हालांकि ये विष मेरी शक्ति का एक छोटा सा ही अंश ही वापस लौटा पाएगा, लेकिन फिर भी मेरी ये जरा सी ही शक्ति भी बाचेल को रास्ते से हटाने के लिए काफ़ी है। नागराज ने अपनी पूरी बची खुची शक्ति का जोर उस प्रचंड वार में डाल दिया था। वार इतना भीषण था कि बाचेल के पंखों के सारे पर थरथरा कर अलग हो गए। बाचेल ने एक बार फिर बाजों को उगलने की कोशिश की, लेकिन बाजों को निकलने से पहले ही उनके बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। अब बाचेल की आंखों को बंद होने की बारी थी। तड़ाक! नगीना क्रोध से दहल उठी। उफ! बाचेल असफल रहा। मैंने इसको नागराज थाली में परोस कर दिया था, फिर भी ये निकम्मा उसे खा नहीं पाया। इसको जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है इसको जीने का। नागराज के देखते ही देखते बाचेल राख के ढेर में तब्दील हो गया। तुमने देखा फेसलेस, किसी ने इस पर वार किया है, यानी बाचेल सिर्फ एक मोहरा था। हाँ नागराज, और इसको मोहरा बनाकर भेजने वाला इस वक्त गुस्से से दांत पीस रहा होगा, क्योंकि तुमको शक्तिहीन करने के बावजूद बाचेल तुम्हारे सामने टिक नहीं पाया। वैसे तुमको अभी भी सतर्क रहना होगा। हो सकता है कि तुम पर अभी ऐसे ही 1-2 हमले और हो। मैं जानता हूँ फेसलेस, लेकिन अगली बार मोहरों के साथ साथ मोहरों को चलाने वाला भी नागराज से मात खाएगा। नगीना दूसरा वार करने के लिए छटपटा रही थी। मेरी मेहनत, सारी योजना मिट्टी में मिल गई। मैंने नागराज को लगभग विषहीन कर ही दिया था। अगर फेसलेस 1-2 पल की भी देरी से वहां पहुंचता तो नागराज का राम नाम सत्य हो गया होता, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है। टनाक! लेकिन तुम्हारी योजना अच्छी थी नगीना। यक्ष राक्षस गरलगंट, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने पिछली बार जो आपके वरदान का वार आप पर ही कर दिया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझे मारना मत। मैं तो तुमसे बहुत खुश हूँ नगीना। अरे मेरा काम बुराई को फैलाना है, और बुराई फैलाने में तुम मुझसे भी 2 कदम आगे है। मैं तुझे मारने नहीं, बल्कि नागराज को तेरे हाथों से मरवाने के लिए आया हूँ। सच गरलगंट, आप धन्य हैं। बताइए कि नागराज को विषहीन करके मारने के अलावा और कौन सा तरीका आपके पास है?
तरीका तो तुम्हारा वाला ही सही है नगीना। नागराज को विषहीन करने के बाद ही मारा जा सकता है, लेकिन उसको विषहीन मैं या तुम नहीं बल्कि सिर्फ कालजयी कर सकते हैं। लेकिन कालजयी ऐसा करेगा क्यों? तुम नागराज के विष से किसी निर्दोष को मरवा दो और बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। पर याद रखना, मुझे कालजयी को नीचा दिखाना है, और अगर मैं तुम्हारी वजह से ऐसा नहीं कर पाया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। आप निश्चिंत रहें यक्ष राक्षस गरलगंट, नगीना का मायाजाल कभी विफल नहीं होता। नागराज अपने विष से ही किसी निर्दोष को मारेगा, और ज़रूर मारेगा, और ऐसा करने का रास्ता नागराज ने ही मुझे दिखाया है। नागराज पर दूसरे हमले की शुरुआत होने ही वाली थी। फैलो फैलो, धरती को नर्क बनाने वाले कीड़ों, भर लो अपना पेट और सड़ा डालो सब कुछ, गला डालो हर चीज को, और इस दूषित हवा को बदबू से भर दो। सड़ेली आज इस शहर को सड़ेला बना डालेगी। सड़ेली द्वारा फैलाए जा रहे जीवाणु हर चीज को सड़ा रहे थे। सबसे पहला असर खाने की वस्तुओं और लकड़ी से बनी चीज़ों पर दिखाई दे रही थी। मेरा सारा अनाज सड़ गया, और गोदाम के लकड़ी के खंभे भी ऐसे गिर रहे हैं जैसे इनमें घुन लग गई हो। अगला निशाना लोहे की वस्तुएं थीं। ओह उफ, कितनी बदबू आ रही है। लग रहा है जैसे सैकड़ों टन बना हुआ खाना सड़ गया हो। तुझे सही लग रहा है बिंदु, ऐसा ही हो रहा है। और अब इन खंभों पर चढ़ा प्लास्टिक पेंट भी गायब हो रहा है, और खाली लोहे पर तेजी से जंग लग रहा है। खंभा गिर रहा है। भागो टनाक। महानगर में उफ, ये बदबू, महानगर में जाने कैसे हर तरह की वस्तुएं एकाएक खराब होनी शुरू हो गई है। खाना, फर्नीचर, अनाज, फल सब्जियां, रेशम के कपड़े सभी जैसे सड़ रहे हैं। और अब कई लोगों ने अपने शरीरों में भी खुजली, एक्जिमा, दाने और चमड़ी गलने जैसी बीमारियों की रिपोर्ट की है। इस अचानक फैली रहस्यमय बदबू का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। कमाल है, पूरे महानगर में खाने पीने की चीज़ें सड़ रही है, लकड़ी से बनी वस्तुएं खराब हो रही है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हवा में बदबू तक नहीं है। ऐसा क्यों? खिड़कियाँ तो खुली हुई है। इसका एक ही कारण हो सकता है नागराज, ये घर तिलिस्म द्वारा तंत्र मंत्र की शक्तियों के वार से सुरक्षित है। ये ज़रूर फिर उसी तांत्रिक का काम है। मैं अभी इस घटना के कारण का पता करता हूँ। वेदाचार्य की तिलस्मी शक्ति ने सड़ेली को ढूंढ निकाला। मैं उसे देख रहा हूँ नागराज, ये कोई तांत्रिक प्राणी है, और इस वक्त वो किर्बी पार्क के पास है। बहुत बर्बादी हो ली, बहुत तबाही हो गई। इस बार ना तो तबाही फैलाने वाला बचेगा, और ना ही इसके जरिए महानगर को आतंकित करने वाला वो तांत्रिक। नागराज को गुस्सा कभी कभी ही आता था, और जब नागराज को गुस्सा आता था तो शैतानों के लिए जैसे शिव जी का तीसरा नेत्र खुल जाता था। वहीं पर रुक जाए शैतान औरत, और साथ साथ ही ये सड़न का कोट फैलाना भी रोक दे, वरना नागराज तेरी सांसों को हमेशा के लिए रोक देगा। धड़ाक। नागराज, आहा, बड़े भाग्य है मेरे जो मुझको तुझे सड़ाने का मौका मिला। सड़ेली के शरीर से ऐसे ऐसे विभिन्न प्रकार के जीवाणु निकलते हैं जो किसी भी चीज़ को सड़ा सकते हैं। तुझे भी जानना चाहता है कैसे? देख देख कि मैं तेरे नागों को कैसे सड़ाती हूँ। सड़ेली की फुंकार नागों के शरीर पर पड़ते ही नागों के शरीर की चमड़ी तेजी से गलने लगी, और उसमें कुछ ही पलों के अंदर बड़े बड़े मांसभक्षी कीड़े पनप उठे। 1 मिनट से भी कम समय में सांपों के जीवित शरीर के स्थान पर सिर्फ उनके कंकाल बचे थे। देख लिया तूने सड़ेली की शक्ति का नमूना। अब यही हाल तेरा होगा नागराज। इसकी ये फुंकार मेरे शरीर को गला रही है। मेरी गर्दन के ऊपर के हिस्से की रक्षा तो इच्छाधारी शक्ति कर रही है, लेकिन बाकी का शरीर सल्कों से ढका होने के बावजूद भी बच नहीं पा रहा है, और आसपास ऐसी कोई भी चीज़ नजर नहीं आ रही है जो सड़ेली की फुंकार द्वारा सड़ने से मुझे बचा सके। खैर, कोई आइडिया आने तक अपने शरीर को सर्प कवच से ढककर बचाता हूँ।
तू अपने शरीर को तो सांपों से ढककर बचा सकता है, लेकिन इनके शरीर को गलने से कैसे बचाएगा? इनको भी अपने सांपों से ढककर बचा। छोड़ सांप और सांप छोड़। ओफ, ये तो मुझ पर वही तरीका आजमा रही है जो बाचिल ने अपनाया था। मुझे बड़ी संख्या में सांप छोड़ने पर मजबूर कर रही है ताकि मुझको फिर से कमजोरी लगने लगे। अगर मुझे कुछ पलों की भी मोहलत मिल जाए तो मैं इसको तीव्र विस्फुंकार से बेहोश कर सकता हूँ, लेकिन मुझे वो मोहलत नहीं मिल रही है। निर्दोषों को बचाने के लिए मुझे लगातार सर्प छोड़ने पड़ रहे हैं और मेरी कमजोरी बढ़ती जा रही है, और अब मेरे शरीर पर चढ़े मेरे सर्प भी गलने शुरू हो गए हैं। नागराज ने वहां पर खड़े लोगों को सड़ेली के वार से सुरक्षित कर दिया था। ओ, तेरे सर्पों ने मेरी फुंकार और मेरे शिकारों के बीच में सर्प दीवार खड़ी कर दी है, लेकिन ये दीवार जल्द ही गल जाएगी। और सांप छोड़ता जा, वरना ये नहीं बचेगी तो अब तू नहीं सड़ेली। अरे, तूने मुझ पर वार किया। तूने जिस चीज़ से मुझ पर वार किया है मैं उसी को गला डालूंगी। इसको तू नहीं गला पाएगी, क्योंकि ये तेरी फुंकार से गलने के बाद बचे हुए मेरे सर्पों के कंकाल हैं, और कंकालों को नष्ट करना आसान बात नहीं है। कंकाल तो हजारों सालों तक जमीन में दबे रहने के बावजूद भी नष्ट नहीं होते। अब मैं तो अपने सर्पों के अस्थि कवच से सुरक्षित हूँ। तड़ाक! लेकिन तेरे पास मेरी विष फुंकार से बचने के लिए कोई कवच नहीं है। फूं! उस तीव्र विष फुंकार के वार ने सड़ेली के होश छीनकर उसको जमीन पर लापटका। अब इसको सर्प कंकाल के बंधनों में बांधकर मैं होश में लाऊंगा, और फिर उससे उस तांत्रिक का नाम पूछूंगा जो ये सारा षड्यंत्र रच रहा। अरे, इसका तो रूप बदल रहा है। ये तो एक लड़की है, एक इंसान जिसको किसी तांत्रिक ने अपनी शक्ति से सड़ेली बनाकर भेज दिया था। अच्छा हुआ कि मैंने इस पर ज़्यादा तीव्र फुंकार नहीं छोड़ी, वरना इंसान होने की वजह से इसको नुकसान भी पहुंच सकता था। पर यह नीली क्यों पड़ रही है? इसकी नब्ज की जांच करनी होगी। नागराज को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगना अभी बाकी था। ये क्या? ये तो मर चुकी है। अब मैं अपना विष वापस खींचकर भी इसको जिंदा नहीं कर सकता। उफ, ये मैंने क्या कर डाला? एक इंसान की जान ले ली मैंने शपथ तोड़ डाली अपनी। गरलगंड को मौका मिल चुका था। कालजयी, इधर आ, देख अपने उस भक्त को जिस पर तुझे बड़ा गर्व था। उसने अपने विष से एक निरपराध को मार डाला है। उसके अंदर तेरा ही विष है ना? यानी आज तेरा विष भी इंसानों का हत्यारा बन गया है। ये तो क्या बक रहा है गरलगंड? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं खुद जाकर देखता हूँ कि मामला क्या है। और धरती पर अगले ही पल, देवकालजयी, आप और यहाँ पर? हट जाओ नागराज, मुझे देखने दो इस कन्या को। ये तो वास्तव में मर चुकी है, और इसके शरीर में मेरा ही विष मौजूद है। यानी गरलगंड सही कह रहा था। तुमने ही इसको मारा है नागराज। अपराध किया है तुमने, और इस अपराध के दंड स्वरूप मैं तुमसे अपना विष वापस लेता हूँ नागराज। इस पल के बाद तुम हो जाओगे विषहीन नागराज। नहीं देव, नहीं, मेरी बात सुनिए मेरी। मेरा सारा शरीर कांप रहा है। मेरे शरीर के सारे सूक्ष्म सर्प मर रहे हैं, और उनके साथ साथ मेरी शक्ति भी जा रही है, और उनके साथ साथ हम भी जा रहे हैं नागराज। अब हम तुम्हारे शरीर में वास करने में असमर्थ हैं, क्योंकि तुम शापित हो गए हो नागराज। तुम विषहीन होकर शक्तिहीन हो चुके हो नागराज, एक मामूली सामान्य इंसान। शाबाश नगीना, तेरी चाल कामयाब रही, लेकिन नागराज की विष फुंकार में तो ये लड़की मर नहीं सकती थी। फिर तूने नागराज का विष इसके शरीर के अंदर कैसे पहुंचाया? इन सर्पों की विष की मदद से। ये नागराज के जासूस सर्प हैं, जिनको मैंने पकड़कर इसी समय के लिए रखा हुआ था। इनके विष को मैंने एक तंत्र कैप्सूल में भरकर इस लड़की के शरीर में इस तरह से डाला था कि उसका असर कुछ देर के बाद सामने आए। ये लड़की उसी विष से मरी है, और चूंकि इन सर्पों में भी नागराज का ही विष था, इसलिए देवकालजयी को ऐसा लगा जैसे नागराज ने ही अपना विष लड़की के शरीर में डालकर उसको मार दिया है। अब मेरा ध्यान मत भटकाइए।
मुझे अपना पूरा ध्यान नागराज पर वार करके उसको मारने में लगाना है। अरे ये क्या, ये सारे सर्प नागराज के पास वापस क्यों आ रहे हैं? चिंता मत करो नागराज, हम इस षड्यंत्र को विफल करके तुम्हारा विष और तुम्हारी शक्ति तुमको वापस दिलाएंगे। अगर हम तुम्हारे शरीर में नहीं रह सकते तो क्या हुआ, हम तुम्हारी हालत सामान्य होने तक तुम्हारे साथ ही रहेंगे। उफ, ये क्या हो गया? ये नाग मुझे फिलहाल सफल नहीं होने देंगे। मुझे नागराज के अकेले मिलने का इंतजार करना होगा, लेकिन नागराज तुमको अकेला मिलेगा कब? मुझे इतना पता है कि जब नागराज नागराज के रूप में नहीं होता है तब किसी दूसरे रूप में होता है, और चूंकि उस रूप में नागराज को अपने ऊपर हमले का खतरा नहीं होता, इसलिए वो अकेला रहता है। लेकिन तुमको उस रूप का पता कैसे चलेगा? इन सांपों के जरिए। इनकी आंखों में नागराज के उस रूप की छवि जरूर होगी। मैं इनकी आंखों में नागराज के उस रूप की तलाश कर लूँगी। नगीना ने जासूस सर्पों की आंखों में नागराज के गुप्त रूप की तलाश शुरू कर दी। उफ, इनकी आंखों में तो ढेर सारे सर्पों और इंसानों की शक्लें हैं। ये सारे नागराज के मित्र या जान पहचान वाले होंगे, लेकिन इनमें से एक शक्ल ऐसी है जो नागराज से बहुत मिलती जुलती है। उसके कानों में वैसे ही कुंडल भी है, और उस रूप का नाम है राज। तुम पर छुपकर वार करने वाले तांत्रिक का तुमको शक्तिहीन करने का मकसद पूरा हो गया है नागराज। अब वो तुमको मारने की कोशिश करेगा, इसलिए जब तक हम उस तांत्रिक को ढूंढ ना निकालें तब तक तुमको राज के रूप में ही रहना होगा। मैं ऐसा ही करूँगा। वैसे भी अब नागराज के रूप में आने का फ़ायदा ही क्या है? अपराध से तो मुझको लड़ना है ही, लेकिन अब ये काम सुपर हीरो नागराज नहीं, रिपोर्टर राज करेगा। महानगर कोऑपरेटिव बैंक से आपके पास ये प्रसारण सजीव आ रहा है। हाई सिक्योरिटी बैंक में अभी अभी कुछ लुटेरों ने डाका डाला है, लेकिन उनके इस दुस्साहस का कारण किसी के समझ में नहीं आ रहा है। हर कोई जानता है इस बैंक ने अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी के लिए रिटायर्ड कमांडोज को नियुक्त किया है। इस बैंक को लूटना असंभव है। फिलहाल तो पुलिस ने बैंक को घेर रखा है। अब इंतजार है लुटेरों के बाहर आने का। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि लुटेरे बाहर आ रहे हैं, लेकिन उनके हाथों में ना तो हथियार है और ना ही लूट के पैसे। ये आत्मसमर्पण के मूड में तो लगते हैं। जब ये लुटेरे जानते थे कि इस बैंक को लूटना असंभव है, तो भला इन्होंने ऐसी चेष्टा ही क्यों की? तुमको यहाँ पर बुलाने के लिए राज, या मैं तुमको तुम्हारे असली नाम से बुलाऊं नागराज? हे भगवान, मेरा ये रहस्य तुमको किसने बताया? कौन हो तुम? मुझे जान चट कहते हैं। लोगों की जान को चट कर जाती हूँ मैं, और तेरा गुप्त रहस्य का रहस्य तुझको और तेरे गुप्त रूप का रहस्य मुझको तेरी मौत ने बताया है। इस हमले से बचने के लिए राज तो कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उसके वफादार और शक्तिशाली दोस्त कर सकते थे। नागराज को नुकसान पहुंचाने से पहले तुमको शीतनाग द्वारा दिए जाने वाले घाव को झेलना होगा जानचट, और सौडांगी के तंत्रवारों की दीवार को पार करना होगा। ओह, मैं धोखा खा गई। मुझे लगा कि राज के रूप में तुम लोग नागराज का पीछा छोड़ दोगे। अब यही धोखा तुम्हारी मौत का कारण बनेगा जानचट। अगर जान की खैर चाहती है तो तुरंत उल्टे पांव वापस लौट जा। उल्टे पांव तो चुड़ैल चलती है, मैं नहीं चल सकती। मैं ऐसा करती हूँ कि खाने से पहले जरा सा नाश्ता कर लेती हूँ। नागराज की जान खाने से पहले तुम दोनों की जान खा लेती हूँ। ऊर्जा का वो झटका भयंकर था। तंत्र किरणों और बर्फ की रेखा के द्वारा जानचट से जुड़े शीतनाग कुमार तथा सौडांगी वो झटका सह नहीं सके, लेकिन नागराज के मित्र और भी थे जो जानचट को नागराज तक पहुंचने से रोक सकते थे। लेकिन जानचट शायद कोई आम तांत्रिक प्राणी नहीं था। उसमें एक माहिर तांत्रिक की सारी खूबियां भरी थी। नागराज का कोई भी मित्र उसके सामने सिर्फ एक दो पलों से ज़्यादा टिक नहीं पा रहा था। और कुछ ही मिनटों बाद नागराज और जानचट के बीच में खड़ी सारी बाधाएं खत्म हो चुकी थी। बस जानचट, रुक जा। तेरा काम मेरे रास्तों की अड़चनों को दूर करना था। वो काम तूने कर दिया। अब नागराज को मारने का शुभ कार्य हम करेंगे। आज हम अपनी वर्षों से भड़क रही प्यास को नागराज के खून से बुझाएंगे।
नगीना, समझा तो ये सारा षड्यंत्र तुम्हारा रचा हुआ था। हाँ नागराज, ये मायाजाल नगीना के सिवाय भला और कौन रच सकता था। एक ऐसा जाल जिसने तुम्हारे साथ साथ देव कालजयी को भी अपने अंदर फंसा लिया। पर तुमको ये कैसे पता चला कि राज ही नागराज है? नगीना, सांपों की आंखों में छुपी जानकारी पढ़ सकती है। तुम्हारे जासूस सर्पों की आंखों में छुपे चेहरे में से मैंने राज का चेहरा ढूंढ निकाला था। तेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं ना नागराज? अब तू तसल्ली से मर सकेगा। आज सच्चाई हारेगी और बुराई जीतेगी। तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगी मैं नागराज। तूने भी मुझे बहुत तड़पाया है। आह! नागराज के अंदर ऐसी कोई भी शक्ति नहीं बची थी जो नगीना के वारों को रोक सकती थी। एक एक करके नागराज के अंग कटते चले गए। खच खच खचाक। अब शायद इच्छाधारी शक्ति भी नागराज का साथ छोड़ चुकी थी, क्योंकि नागराज का सिर भी उसके धड़ से अलग होने से बच नहीं पाया था। मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैंने नागराज को मार डाला, काट डाला मैंने अपने सबसे बड़े दुश्मन को। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ। मुझे अपने आप को चिकोटी काटनी होगी। तू एक बेचारे रिपोर्टर को काट कर बेकार खुश हो रही है नगीना। तड़ाक! नागराज तो यहाँ पर खड़ा हुआ है। तूने मेरे जासूस सर्प की आंखों में गलत इंसान की छवि को पहचान लिया था। यानी तुम राज नहीं हो। पर अच्छा हुआ, इस बहाने तुम मेरे सामने तो आ गए। इस बार मैं असली नागराज को ही काटूंगी, इससे पहले कि कालजयी मेरी चाल को भांप कर तुमको तुम्हारा विष वापस दे दे। मैं तुमको लाश बना दूंगी। मुझको लाश बनाने से पहले तुम नागद्वीप की कारागार में होगी। वैसे भी मुझे पता था कि मेरे धोखे में तांत्रिक राज पर ही हमला करेगा, क्योंकि मेरी शक्ल उससे मिलती है। इसलिए मैंने राज के मेकअप में अपने मित्र सर्प नागू को तुम्हारे सामने भेज दिया था। ये तो तेरी ही विष फुंकार है। तेरा विष तेरे पास वापस कैसे आ गया? दिमाग चकरा रहा है। मेरी योजना विफल हो गई है। अब गरलगंट मुझको जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे भागना पड़ेगा, छिपना पड़ेगा। गरलगंट, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे कुछ नहीं पता कि नागराज के पास विष वापस कैसे आ गया। भागती कहाँ है नगीना? अभी तो तुमको उस लड़के के कत्ल का हिसाब चुकाना है, जिसको तूने सड़ेली बनाकर भेजा था। ओह ओह! ये तो सर्प रस्सी भी छोड़ने लगा, यानी इसकी ताकत पूरी तरह से वापस आ गई है। अब एक तरफ ये है और दूसरी तरफ गरलगंट है। इधर कुआं है तो उधर खाई। मेरा पूरा बदन डर के मारे थर थर काँप रहा है। मैं किसी तंत्र या मंत्र को ठीक तरह से याद नहीं कर पा रही हूँ। अब तो तू तो मारी गई नगीना। थैंक यू डॉक्टर करुणाकरन, आपने अपने पास स्टॉक में रखे मेरे विष का जो स्प्रे बना कर दिया था वो काम आ गया। बाकी का काम पहले से ही मेरे शरीर से बाहर आ चुके जासूस सर्पों ने नागरस्सी बनकर कर दिया। अब नगीना ये समझकर आतंकित हो गई है कि मुझे मेरी शक्ति वापस आ गई है। उसे पकड़ना अब आसान काम है, लेकिन ये काम उतना आसान नहीं था। आप यहाँ से जाइए स्वामिनी। इनको जानचट रोकेगी। चीर डालूंगी नागराज को मैं, चाहे इसके अंदर जहर वापस आ गया हो या नहीं। ये मेरे हाथों से मरेगा। नगीना गायब हो रही है और मैं उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। फिलहाल तो मैं जानचट तक से अपने आप को बचा नहीं पाऊंगा। घबराओ मत नागराज, नागो अभी यहाँ मौजूद है। मेरी मणि शक्ति इसको रोक लेगी। लेकिन नागू जानचट को रोक नहीं पाया। पर नगीना भी आसानी से भाग नहीं सकी। रुक जा नगीना, तूने मेरी नाक कटवा दी है। बेसहीन और शक्तिहीन नागराज को जिंदा छोड़कर तो भाग खड़ी हुई। धोखा तो तुमने मुझे दिया है गरलगंट। तुमने कहा था कि अगर मैं किसी निर्दोष को नागराज के हाथों मरवा दूं तो तुम कालजयी के द्वारा नागराज का विष नष्ट करवा दोगे। मैंने ऐसा जाल फैलाया जिसमें मेरे द्वारा मारी गई लड़की को मारने का दोष नागराज के माथे चढ़ा गया। लेकिन फिर भी तुम कालजयी के द्वारा नागराज का विष नष्ट नहीं करा पाए। मैंने करवा दिया था, तूने खुद देखा था। झूठ! नागराज के विष अभी भी उसके पास मौजूद है। तो झूठ बोल रही है, पर सच मेरे सामने आ चुका है। कालजयी, हाँ, मैं तुम्हारे जाल में फंसकर मैंने वाकई नागराज के साथ अन्याय कर दिया था, पर अब मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। मुझे पता होना चाहिए था कि नागराज कभी गलती से भी निर्दोषों पर अत्याचार नहीं कर सकता।
लेकिन देव कालजयी ने सही निर्णय लेने में शायद देर लगा दी थी। जानचट के कांटों ने नागराज का खून चूसने के साथ साथ उसको तांत्रिक ऊर्जा से जड़ भी कर दिया था। मौत अब नागराज को छूने ही वाली थी कि तभी अचानक, अरे मुझे अपने शरीर में एकाएक शक्ति का तेज बहाव महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में सूक्ष्म सर फिर से पनपने लगे हैं। मेरे शरीर में विष फिर से दौड़ने लगा है और इसका सबूत है मेरा खून पीने के बाद जानचट का ये गलता शरीर। इसका तो एक ही अर्थ हो सकता है कि कि देव कालजयी ने मुझको अपना दिया साफ वापस दे लिया है। हाँ नागराज, नगीना और गरुड़गंड के जाल में फंसकर मैं भ्रमित हो गया था नागराज, पर अब मैं तुमको तुम्हारा विष और तुम्हारी शक्तियाँ फिर से वापस दे रहा हूँ। इस पल के बाद तुम फिर से बन जाओगे मेरे विष से युक्त महानायक शक्तिशाली नागराज। दुख इस बात का है कि मैं इस षड्यंत्र को रचने वाली नगीना को दंड नहीं दे सका। गरुड़गंड उसको लेकर कहीं विलुप्त हो गया है। गरुड़गंड स्वयं ही नगीना को असफल रहने का दंड दे देगा देव। हमारा धन्यवाद भी स्वीकार करें देव कालजयी, क्योंकि आपने नागराज को नाग शक्तियाँ वापस देकर हमको बेघर होने से बचा लिया है। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी और नागराज की ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी, कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।